हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका और सारे क्वेश्चन 5 प्रश्न भेज चुका हूं। ये छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न देखें भाई, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 40 शब्दों में दीजिए और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं भाई, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं भाई, अनिवार्य हैं। तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों का उत्तर तुम्हें कम से कम 40 शब्दों में देना है। तो जिसका पहला प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको लिखना है, जानकारी देना है, बताना है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। ये आपका प्रश्न नंबर 6 में का क्वेश्चन हो गया है। इसके बारे में आप लिखना चालू करें। तो कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। स्वामी सुनना चालू करें और ये सेशन आपके पास पहुंचता है तो तुरंत शेयर कर दें दोस्तों के बीच। जिनका भी तुम्हारे पास नंबर हो उनके पास शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सेशन आ गया है और इसको देखना चालू करें। जिनका भी नंबर हो, जिनका नंबर जानते हो, उनके पास इस सेशन को शेयर कर दो। चलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में फिर हम लिखते हैं। क्या लिखना है? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। फिर से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दो बार बोल रहा हूँ, बार बार सुनते रहिए, याद हो जाएगा। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। हिंदुत्व की बात कब रख रहे हैं? सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। गर्व से क्या कहते थे? मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वह अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। भाई, स्वामी विवेकानंद अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। स्वामी विवेकानंद ने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। तो अब स्वामी विवेकानंद के बारे में जान गए। एक बार मैं और आपको सुना देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वह अंधविश्वास
और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। तो भाई इस तरह आप 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। और लाइक करते चलिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। कोई प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर जानते हैं भाई कि अगले प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका उत्तर हम आपको बताते हैं, और कम से कम 40 शब्दों में देना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही याद करने की कोशिश करना भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। 18वीं शताब्दी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके थे। 20वीं शताब्दी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके थे, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई। अनेक देश पूरी तरह नष्ट हो गए। संसार में ऐसा विनाश फिर ना हो, इस उद्देश्य से विश्व के 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनको भी याद करना बहुत आवश्यक है। इनको भी याद कर लें। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपके सामने रखा। चलिए हम इसका दोबारा तुम्हें याद करवाने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। 20वीं शताब्दी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई। अनेक देश पूरी तरह नष्ट हो गए। संसार में ऐसा विनाश फिर ना हो, इस उद्देश्य से विश्व के 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4 न्याय परिषद या संरक्षण परिषद, नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 6 सचिवालय। तो चलिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। चलिए भाई, इस पे भी हम विचार करते हैं कि संचार के विभिन्न साधनों की क्या उपयोगिता है। तो भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। भारत ने संचार के क्षेत्र में
अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पत्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचता है। हम लोग टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बातचीत के लिए करते हैं। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने बैठा हो। तो ये संचार के साधनों की उपयोगिता के बारे में हमने बताया। इसको एक बार आप फिर सुन लीजिए और इस सेशन को दोस्तों के पास शेयर कर दें। उनसे बता दें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह इसमें आ रहा है, उसको देखें और याद करें। तो चलिए हम दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पत्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचता है। हम लोग टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बातचीत के लिए करते हैं। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन भी होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने बैठा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं संचार का या संचार के विभिन्न साधनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से संपन्न राज्य क्यों है? उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से संपन्न क्यों है? अभी इस प्रश्न का उत्तर आपको हम बताएंगे, याद कराएंगे। बस आप लोग शांतिपूर्वक उत्तर को सुनते रहिए। जो निर्देश दे रहे हैं उस निर्देश के अनुसार याद करने की कोशिश करें। तो उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से संपन्न क्यों है? चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है। उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है। जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। तराई क्षेत्र की समतल, नम और दलदली मिट्टी भी कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। क्या भाई? तराई क्षेत्र की समतल, नम और दलदली मिट्टी भी कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा दक्षिण के पठारी भाग में भी
दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार होती है। फिर से, उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा दक्षिण के पठारी भाग में भी दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ की अनुकूल भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। क्या भाई? यहाँ की अनुकूल भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। इसको फिर से दोबारा हम सुना देते हैं आपको, और कम से कम 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। तो फिर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। तराई क्षेत्र की समतल, नम और दलदली मिट्टी भी कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा दक्षिण के पठारी भाग में भी दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ की अनुकूल भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। तो इस प्रकार चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह बताने का प्रयास किया हूँ। आप अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह अपने प्रश्नों को याद करें, और पूरा कोर्स आपको पढ़ना है, पूरा कोर्स याद करना है। इन 4 प्रश्नों का आज मैं आपको विधिवत उत्तर बताया हूँ, और प्रश्नों के उत्तर अगले सेशन में बताएंगे। तो चलिए, इस प्रकार आप और आपके दोस्त सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को देखें, और प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से याद कर लें। चलिए, अब हम समापन करते हैं यहीं पे इस सेशन का। धन्यवाद।